जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही, इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ जुरिस्डिक्शन दिल्ली में गए तो वहां से फंड 10-20 करोड़ रुपया बाप बेटी ने लाया, कहा तो कहा जी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन भी जम्मू कश्मीर पे लागू करो। सुप्रीम कोर्ट के पैलेट को लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बेचने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। सरफराज खान के साथ लगातार हम आपको जो है वो लोकसभा इलेक्शन को लेकर दिन ब दिन जो है वो अलग अलग खबरें जो है वो बताते जा रहे हैं, अलग अलग सियासतदानों के साथ आपको रूबरू करवाते जा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इलेक्शन को लेकर जो है वो चर्चे आम हो चुके हैं, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है। इसमें बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो पार्टिसिपेट जो है वो कर रहे हैं, अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए राजौरी अनंतनाग जो पार्लियामेंट्री सीट है, इसको हार्ड सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो नेता अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जो कि पहले भी कई बार जो है वो फार्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बड़े दिग्गज नेता भी जो है वो रह चुके हैं। मेरे साथ आज जोनल प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूंसी सुरनकोट से हैं एडवोकेट माजिद खान साहब हैं। इनसे जो है वो खसूसी बातचीत आज होगी लोकसभा इलेक्शन को लेकर, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी का भी जो यहाँ पर दौरा हो चुका है, वो भी अपनी एक कैंपेन जो है वो दे चुके हैं। उसके बाद अगर देखा जाए अलग अलग सियासी रहनुमा जो कि अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, वो भी राजौरी पुंछ के दौरे पर जो है वो लगातार चल रहे हैं। माजिद साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में इस टाइम चर्चाओं में है और राजौरी अनंतनाग सीट है, इसको खास माना जाता है। पूरे भारत की नज़र जो है वो राजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर है, क्योंकि इसको हार्ड सीट माना जाता है। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी यहाँ पे जलसे जुलूस हुए, पीडीपी की तरफ से भी हुए और अपनी पार्टी की तरफ से भी हुए। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि इससे पहले जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट होते रहे, कोई न कोई जो है वो पार्टी का मंशूर होता है कि हम इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। पीडीपी के जो मंशूर है इस बार क्या रहेगा, किन बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है, क्या आश्वासन है लोगों के लिए? सरफराज साहब, आपने जो एक सवाल के अंदर 2-3 सवाल पूछे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये नो डाउट कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की ताकतें लगी हुई हैं कि मैडम महबूबा मुफ्ती को हराया जाए, लेकिन अल्लाह ने जिस इंसान को इज्जत बख्शनी हो तो उसको दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। पुंछ राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में मैडम महबूबा मुफ्ती एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं, जिनकी इंशाल्लाह लजीज जीत जो है वो तय है, अल्लाह ने अगर चाहा। तो पार्टी का क्या मंशूर है? देखो, मंशूर पार्टी तब अपना मैनिफेस्टो पूरा जारी करती है जब कोई गवर्नमेंट बनानी हो, स्टेट का इलेक्शन हो या कोई मामला हो। ये पार्लियामेंट इलेक्शन है, इसमें इस तरह से किसी भी पार्टी का स्टेट में जो लोकल पार्टीज हैं इस तरह का किसी ने मैनिफेस्टो अपना जारी नहीं किया, लेकिन पीडीपी ने फिर भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। तो मैन हमारा ये है कि मैडम महबूबा मुफ्ती को वोट करना, पीडीपी को वोट करना जो है, लोगों ने अपना ही तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमारी स्टेट की खोई हुई आइडेंटिटी को, खोए हुए स्पेशल स्टेटस को, हमारे लैंड प्रोटेक्शंस को, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शंस को, नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शंस को, पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लाने के लिए जो जदोजहद, जो स्ट्रगल जो मैडम कर रही हैं, जो करेंगे, और एमपी बनने के बाद जो बुलंद आवाज़ बनकर पार्लियामेंट के अंदर जाकर हमारी जॉब्स का मसला हो, रिसोर्सेज का मसला हो, कुछ भी हो, हमारे आइडेंटिटी का मसला हो, उसको सिक्योर करना, ये हमारा प्राइमरी और जो है फॉरमोस्ट जो है मोटो और ऑब्जेक्टिव है, नंबर 1। नंबर 2, रियासत के अंदर जितनी भी जो है बेचैनी, अफरा तफरी है, जो वक्ती हुकूमत की नालायकी से या हमारी जो है अदर पार्टीज़ की लीडरशिप की नाकामी से हुई है, तो उसको जो है एड्रेस करना ये मैडम का एक जो है मोटिव है। दूसरी बात यह है कि लोकल लेवल पर जो हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उसकी जॉब्स ना होने की वजह से, उनके लिए इस तरह के इक़दाम करना, बड़ी बड़ी चीज़ें करना, वुमेन के लिए करना। जैसे मैडम ने मेंढर दौरा करते हुए वहाँ पे कहा कि मैं अपने एक चीज़ लिखना भूल गई, जो शायद यहाँ के हैंडीकैप्स और स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए कोई प्रोविज़न करना। इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं जो मैडम जो है वो करना चाहती हैं। लेकिन ये इलेक्शन जो है सिर्फ हम कहें कि कोई डेवलपमेंट या तरक्की के नाम पर लड़ा जाए, नहीं। इस इलेक्शन में हम लोगों ने, सब ने सोचना है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वो मजबूत चेहरा, वो मजबूत कैंडिडेट पार्लियामेंट के अंदर हो जो कल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के आंखों से आंख मिलाकर बात कर सके, उनको जो है वो हमारे लोगों की मजबूरियां बता सके, हमारे लोगों के क्या मसाइल हैं, क्या हक हैं, इनके बारे में बात कर सके। ऐसा लीडर चाहिए, और मुझे लगता है कि मैडम महबूबा मुफ्ती से बेहतर कोई लीडर यहाँ जम्मू कश्मीर में वो है।
माजिद साहब, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से गुज़श्ता 2 सालों की बात करें, लगातार जो है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक मीटिंग्स लगातार चल रही थी इंडिया अलायंस को लेकर, और यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में ये बात आम चल रही थी कि यहाँ पर भी इलेक्शन जो है वो गठबंधन के ऊपर लड़ा जाएगा। लेकिन एंड टाइम जब इलेक्शन का जो है वो अनाउंस हुआ, उसके बाद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो है वो आपस में क्यों बिखरे? देखिए, ये सब लोग जानते हैं, आज के इस डिजिटल दौर में 21st सेंचुरी में लोग जो है वो बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही होशियार हैं, हर बंदा जानता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है ये पुरानी आदत है पीठ पे छुरा भोंकने की। जब यह 5 अगस्त का वाक़ा हुआ, हालांकि ये होता है कि जब कोई भी इंडिया पार्लियामेंट में कोई बिल जो है वो पेश किया जाता है, जब तो उसकी 2-3-4 दिन पहले एडवांस कापी सब मेंबर्स को सप्लाई की जाती है। गालबन 1 या 2 तारीख को ही वो सप्लाई की गई तमाम मेंबर पार्लियामेंट को, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी पता था, हसैन मसूदी साहब को भी पता था, अकबर लोन जो इनके 3 MP उनको भी पता था कि ये जो है 370 जो है वो तोड़ा जा रहा है, ये बिल जो है वो पेश हो रहा है, रेजोल्यूशन पेश हो रहा है। लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की और घर बैठ के अपने आप को हौस रेस्ट करके बात नहीं उठाई। सबसे पहला इन्होंने जो है बिट्रेल लोगों के साथ वहां किया। दूसरी बात जो है, नरेंद्र मोदी साहब से ये 1 दिन पहले एडवांस जो है दोनों बाप बेटा और मसूदी साहब जो है बिल कराए हैं, दूसरा बिट्रेल। तीसरी बात जो है, जब ये जेल से बाहर आए तो उन्होंने एफिडेविट दिया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, तीसरा। लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती ने 4 अगस्त से लेकर आज तक ये संघर्ष जारी रखी। गुपकार बनाने वाली मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, उन्होंने सब पार्टीज को एक लाइन पे लाया कि हम गुपकार के तहत जो है वो इलेक्शन लड़ें। इन्होंने डीडीसी इलेक्शंस में भी गुपकार को तोड़ने की कोशिश की, धोखा किया। उसके बाद जब इंडिया अलायंस में मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम गुपकार वाले सब जो है इंडिया अलायंस में जाएंगे, तो वहां फारूक अब्दुल्ला साहब एंड टाइम तक जो है वो गुपकार को जो है वो इंडिया अलायंस में शामिल नहीं करना चाहते थे। लास्ट में जब शामिल होकर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अलायंस तोड़ा, गुपकार का तोड़ा, चाहे इंडिया अलायंस का तोड़ा, वो तोड़ा फारूक अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला साहब जैसे इमैच्योर पॉलिटिशियन मैं नहीं समझता कोई जम्मू कश्मीर में है, बहुत ही इमैच्योर पॉलिटिशियन है। वो इतनी बुखलाहट का शिकार आकर 3 बंदे बढ़ाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जी हम बहुत मजबूत हैं, तो पीडीपी का कोई यहाँ ग्राफ ही नहीं है तो हम सीट्स नहीं देंगे। तो जिससे जो है लोगों को जो है वो बड़ा दुख पहुंचा कि आपने लोगों के साथ धोखा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो 1 मिनट, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अलायंस तोड़ने वाले जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और उसके बाद अब देखो, लद्दाख में जो है उनके अलायंस के मुताबिक कांग्रेस को लड़ना था, अब लद्दाख में भी एनसी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। एनसी का ये मोटिव है कि वो हम किसी तरह से लोगों को बेवकूफ बना के हासिल करके 1-2 सीट्स बीजेपी के साथ अलायंस करें। लेकिन आज की दुनिया जो है, कश्मीर के लोग, उनसे जोरी के हों, पीर पंजाल, लद्दाख के कहीं के भी हों, जम्मू के हों, चिनाब वैली के हों, सब होशियार हैं और सब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखते होंगे कि आप उमर साहब ने जो है श्रीनगर से फॉर्म भरना था, वहां से अवैधुर रहमान परा जो हमारी पार्टी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जाता है, उनको देख के नॉर्थ कश्मीर में चले गए। तो इस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो है वो मैदान खो दिया है, क्योंकि 70 साल से लोगों को बेवकूफ बनाते आए हैं। वो पीडीपी के 5 साल में जो काम किए हुए, उनके मुकाबले में वो अपना कोई एक काम भी नहीं बता सकते। माजिद साहब, आप जो है वो तजर्बेकार हैं, क्योंकि आपका जो है वो उठना बैठना लोगों में रहता है। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो एक दूसरे के ऊपर 370 को लेकर तीखे हमले जो है वो कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जब 370 हटाया गया उस वक्त जो है वो पीडीपी की सरकार थी, लेकिन अगर आम लोगों की मैं बात करूं या पीडीपी की बात करूं, वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जो है मुफ्ती सईद साहब जो हैं वो रह चुके हैं, उन्होंने जो है वो अपने दौरे हुकूमत में 370 को मजबूत करने की बात क्यों नहीं की पार्लियामेंट के अंदर? क्योंकि अगर देखा जाए पार्लियामेंट के अंदर ही जो है वो 370 को तोड़ा गया है। देखिए, ये 370 की जहां तक बात है, 370 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने जो है वो ये आर्टिकल बनाया था, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अप्रूव करके जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो इसको तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। लेकिन 1965 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, इन्होंने खुद ही 370 पे हमला किया कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को अपनी जम्मू कश्मीर के, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, वो 57 में डिसॉल्व हो चुकी थी, इन्होंने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से खुद बिल पास करके अपने ही प्राइम मिनिस्टर को, अपने ही प्रेसिडेंट को, सदर रियासत को गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में तब्दील किया और पहला हमला 370 पर किया इन्होंने। उसके बाद इसी तरह से ये अमेंडमेंट करते रहे। एक 370 एक मजबूत आर्टिकल था, वो कभी नहीं खत्म होता। लेकिन 1957 से लेके 2002 तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही। इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ जुरिस्डिक्शन दिल्ली में गए तो वहां से फंड 10-20 करोड़ रुपया बाप बेटे ने लाया, कहा तो कहा जी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन भी जम्मू कश्मीर पे लागू करो, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी लागू करो, अस्पा पोटा टाटा हिंदुस्तान के जो कवानीन जो 370 के होते हुए नहीं लागू हो सकते थे, वो इन लोगों ने लागू करवाए। 370 को इन्होंने खोखला कर दिया था। और उसके बाद रही बात पीडीपी की सरकार की बात कर रहे हो,
2014 में पीडीपी ने एक कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा मैंडेट हासिल किया था और जम्मू से बीजेपी ने किया था, लोगों ने दिया था, ठीक है। उस वक्त की यह जरूरत थी कि दोनों हितों को रिप्रेजेंट करना था, और 80 खरब यानी 8,000 करोड़ रुपए का कश्मीर में एक तूफान की वजह से, वो सैलाब की वजह से नुकसान हुआ था। तो वक्त की जरूरत भी थी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीजेपी का वहां था, तो उसके जम्मू कश्मीर में जो है दोनों खितों को रिप्रेजेंट करके हुकूमत बनाई जाए। और वो एजेंडा ऑफ अलायंस जो हुआ उनमें वो ये था कि 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और नहीं की गई। जब तक हुकूमत रही तब तक कोई 370 नहीं टूटा। और क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली ने कोई बिल पास किया? आप पीडीपी को ब्लेम करोगे? क्या जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने कोई लेटर लिखा? जब तक रही महबूबा मुफ्ती डंके की चोट पर 370 का दिफा करती रही। और उसके बाद जब आसिफा के साथ जो है ज्यादती होती है, उस वक्त मैडम महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के 2 मिनिस्टरों को निकाल दिया, जो एक हुकूमत गिरने का कारण बना। और हुकूमत जब 370 जब हटाया गया, कोई भी पार्टी हुकूमत में नहीं थी। ये गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से गवर्नर से एक लेटर लगाकर प्रेसिडेंट से जो है वो इसको रिवोक करवाया गया, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है। क्योंकि 70 साल से इन्होंने ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो तरीका जो है असेंबली से या किसी गवर्नर से रिकमेंड करवाने का, ये इसके प्रेसिडेंट सेट जो किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे। और उसके बाद 3 MP इनके पार्लियामेंट के अंदर रहे, किसी ने एक लफ्ज तक नहीं इसके खिलाफ जो है वो बोला कि ये रेवोकेशन जो हो रही है, एब्रोगेशन हो रही है, गलत हो रही है। आपको याद होगा, सिर्फ राज्यसभा में मेंबर था पीडीपी का फयाज मीर साहब, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर आके कमीज तोड़ी और उसके कमीज चाक चाक करके रोए। पूरे वर्ल्ड मीडिया ने, अल जजीरा ने, अमेरिकन चैनल्स ने, बड़े बड़े कंट्रीज के चैनल्स ने वो उस इंटरव्यू को दिखाया, उसके फयाज मीर साहब के इंटरव्यू को, कि वहाँ के लोग नाखुश हैं। तो यहाँ पे उमर से फारूक साहब, मसूदी साहब हूँ या दूसरे अकबर लोन साहब हूँ, ये तो वहाँ पे मिठाइयाँ बांट रहे थे, ये तो खुश थे। क्या ये बात भी सच है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर निशाना साधा जा रहा है कि पैलेट को लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बेचने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस थी? ये तो बिल्कुल है जनाब, ये तो हम लोगों की आंखें खोल रहे हो। जम्मू कश्मीर के अंदर अल्लाह ताला ने अगर जो वसाइल दिए हैं, ये जंगलात और खास करके पानी, जिसकी वजह से जो हमारी सनत, हमारे कारोबार, हमारी रोजगार जो है वो उसको बढ़ावा मिल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, जब अपने लंदन की कोठियां जम्मू के अंदर बड़े बड़े मॉल्स में, पेट्रोल पंप में जो है वो बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की, ये पैसा कहाँ से लाया? ये जब जाते थे दिल्ली, वहां कटोरा लेके 70% अपने जेब में डालते थे, 30% में से 20% जम्मू में, 10 कश्मीर में, 10% जम्मू में लगाते थे। तो ये तमाम जो है वो फंड सब उन्होंने अपनी जेब में भरा। उसके एवज में उन्होंने वक्ती हुकूमत के साथ ये डील करते रहे, यहाँ के जंगलात बेच दिए, यहाँ के जो दरिया जो है उन पे पावर प्रोजेक्ट जो है वो बेच दिए। और आपको याद होगा कि हमारे मुफ्ती साहब ने ये जो बात स्टार्ट की थी, और आज तक जो है वो जम्मू कश्मीर की एक मुहिम बनी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस डिसीजन को रिकन्सिडर करना चाहिए। जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, जो यहाँ की बिजली बनती है, वो सोनली जम्मू कश्मीर के हवाले कर देना चाहिए, ताकि यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ का इनकम, यहाँ का बजट बढ़ सके। आखिरी क्वेश्चन माजिद साहब से पूछेंगे, 370 के बाद बदलाव आया? देखो, 4 अगस्त 2019 से ही हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है, और हमने कोई मौका, कोई ऐसा वाक़ा नहीं छोड़ा जिसपे हमारी पार्टी ने, खास करके हमारी लीडर आयरन लेडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट जम्मू एंड कश्मीर बट ऑफ एंटायर इंडिया, मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हर इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है, हर इशू पे बोले हैं, और हमेशा लोगों को यही बताने की कोशिश की है कि ये जो इनके वादे थे बीजेपी के, दूध की नदियाँ, अंडों के पहाड़, शहद के झरने जो है वो यहाँ पे खिलेंगे, बहेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 5 साल से जो है सिर्फ लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, लाचारी और बेरोजगारी, इस तरह की चीज़ें आई हैं, जिसको हमेशा जो है पीडीपी ने एक आवाज़ बनकर, लोगों की आवाज़ बनकर, जो पार्लियामेंट के अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, हर जगह पे अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है। और ऑन द कंट्री, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ लोगों को धोखा ही दिया, और इस बार भी जो है वो लोगों को डिवाइड करके, लोगों का कत्लेआम जो इसी पार्टी ने करवाया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, बड़े बड़े मैसेकर हुए इसके दौर में, आज लोगों को डिवाइड करके जो है वो वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल की इस कार्यकाल को अगर देखा जाए तो लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में सामने आकर पीडीपी को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि पीडीपी ही वाहिद एक ऐसी आवाज़ है, मैडम महबूबा मुफ्ती एक ऐसी आवाज़ है, लोगों की बेदखली का मसला हो, नौकरियों का मसला हो, कोई भी मसला हो, ज्यादती का मसला हो, चाहे टोपापीर का मसला आप देखें, वहाँ मैडम 8 किलोमीटर पैदल चल के गई, ठीक है। अनंतनाग में, कोकरनाग में बकरवालों के जब डारे गिराए जा रहे थे, जम्मू के अंदर डिमोलिशन हो रही थी, मैडम महबूबा मुफ्ती ने पार्लियामेंट के बाहर जाकर वहाँ पे धरना दिया, और वहाँ पे उनको अरेस्ट किया गया। उस दिन जाकर फिर गवर्नमेंट मजबूर हुई और ये बेदखली को बंद किया। तो मैं समझता हूँ इस 5 साल में जो हम लोगों ने मुश्किलात देखी, वो आगे ना देखें। इसीलिए सबसे सपोर्ट की उम्मीद रखता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, खास करके पुंछ राजौरी के लोगों को, कि पीडीपी का जो है वो आप सपोर्ट करें, उसकी कलम दवात को वोट करें। शुक्रिया।
माजिद साहब की जो है वो खुसूसी बातचीत जो है वो आपने सुनी। आयरन लेडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैडम महबूबा मुफ्ती, इन्होंने एक जिक्र किया है कि टोपा पीर का जब मसला हुआ था वहां पे कोई जो है वो जम्मू कश्मीर का बड़ा नेता नहीं पहुंच पाया। पैदल जो है वो 7 किलोमीटर सफर करके जो है वो महबूबा मुफ्ती वहां तक पहुंची, लेकिन हत्ता कि वहां तक उनके घर तक जो है वो उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उनकी हिम्मत थी कि वो चलकर वो वहां पर पहुंची। मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज मिशन, पुंछ।